हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। सेमेस्टर 2 के हम लोग जो भी यूनिट्स हैं उसके न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे थे, जिसमें से अभी मॉड्यूल 3 में जो नया चैप्टर अपन नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। ये भी आपके वायरिंग सिस्टम है ना, उसी का थोड़ा आगे आगे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है, जिसमें हम लोग IE रूल्स पे बेस्ड चीज़ें पढ़ेंगे, चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होता है। देखिए, सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग करनी है। ठीक है, इसमें जो कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर लगाते हैं उसमें कॉपर का जो साइज़ होता है, न्यूनतम साइज जो रखते हैं, वो कितना होगा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D 1.5। किसके केस में है ये? कॉपर के केस में 1.5 रहता है, और 2.5 स्क्वायर mm जो होगा वो एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। संयोजन में अर्थ प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए कौन से पद्धति का प्रयोग करेंगे? तो पहला है इंक्रीज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स ऑलवेज, यानी धरती के गड्ढों में हमेशा गीली स्थिति में रखना, गड्ढे में रेत और चारकोल भरते रहना, या फिर भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। क्या मेथड यूज़ किया जाता है? तो हमेशा बोला जाता है कि हमें नमी वाली जगहों पे अर्थिंग ज़्यादा बेस्ट सूटेबल होता है, और नमक और चारकोल जो भरते हैं हम लोग, सॉल्ट और ये चारकोल जो भरा जाता है इसमें अर्थिंग में, इसीलिए भरा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी की नमी को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, कीपिंग वेट कंडीशन इन द अर्थ पिट्स ऑलवेज। ओके, पाइप अर्थिंग में तो एक सिस्टम भी दिया जाता है जिसमें हम जो है पानी इसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या हो, वहाँ का सॉइल गीला रहे। ठीक है, नमी युक्त रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों होती है। क्या पूछा गया है? अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि विद्युत अपघट्ट विद्युत वाहक बल को हटाया जाए, है ना। क्या पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए। AC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होती है वो उसको AC की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रोलिटिक EMF इंटरफेरेंस को हटा सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा D। ठीक है, याद रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का सूत्र क्या होता है। AC वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हमें पता है ओम्स के लॉ से V = I/R होता है। यही वोल्टेज ड्रॉप होता है कि किसी भी यूनिट लेंथ के कंडक्टर में, यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल वाले जो कंडक्टर है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V = I/R होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर द पावर सब सर्किट एज IE रूल। याद रखेंगे किसके बारे में पूछा है? पावर सब सर्किट के बारे में पूछा है। पावर सब सर्किट का जो मैक्सिमम परमिसिबल लोड होती है वो 3000 वाट होती है। ठीक है, वहीं पर हमें जो लाइट लोड होती है, फ़ैन और लैम्प्स का, फ़ैन प्लस लैम्प, इसके लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल लोड जो होती है वो 800 वाट होता है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लोड टू बी कनेक्टेड एट अ कंज्यूमर मेन बोर्ड। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी हुई होती है? किस स्थान से जुड़ी हुई होगी? इसका ऑप्शन हो जाएगा C, एनर्जी मीटर से। ठीक है, ये मुख्य बोर्ड की बात कर रहा है। मेन जो बोर्ड होती है, कंज्यूमर बोर्ड होती है, वो एनर्जी मीटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का ये क्या प्रकार है, कौन सा प्रकार है? ये देखिए, फोटो देखिए, ये जो एक हमारे पास लैम्प है, ठीक है, 2 स्विचेस लगी हुई है, सर्किट फ्यूज़ यहाँ पे कनेक्टेड है।
फ्यूज़ बॉक्स है, स्विच है ना, ये कनेक्टेड है। तो इसको पूछा है कि ये किस टाइप का वायरिंग है ये बताइए। तो ये यहाँ से एक सीरीज सर्किट कनेक्टेड है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट लैम्प है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह का पोलैरिटी चेक कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट की का ये वायरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ द परमिसिबल लीकेज करंट इन द डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। लीकेज मिनिमम जो लीकेज करंट जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, फुल लोड करंट का 1/5000 टाइम्स होता है, याद रखेंगे ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि विविधता गुणांक जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर की गणना हम कैसे करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय इंस्टॉल्ड लोड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड है डाइवर्सिटी फैक्टर। आपके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो लोड के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी, यूटिलाइजेशन फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे मैक्सिमम एक्चुअल लोड डिवाइड बाय इंस्टॉल लोड को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, मैगर का, ओके। मैगर ही है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस को की वैल्यू या क्या बोल सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू को ये मेज़र करके दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। यहाँ पर भी एक डायग्राम गिवन है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस टाइप का परीक्षण दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध का जांच करना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट ये शो कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये इंसुलेशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है कंडक्टर और अर्थ के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग जो है कौन से जगह पे परफॉर्म करते हैं कि कहाँ पर किया जाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन पे सिस्टम अर्थिंग की जाती है। जनरेटिंग स्टेशन हो गया, ट्रांसफार्मर, यहाँ पर डबल अर्थिंग सिस्टम भी होता है। डबल अर्थिंग दो अर्थिंग की जाती है और वो भी दोनों अलग अलग जगहों पे की जाती है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण करते हैं। तो अभी देखिए कि मेगर का प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 123 का। नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैम्प चमक कम और मोटर धीमी गति से चलता है, उसका क्या कारण हो सकता है। सिंक्रोनिज्म भी एक टाइप का हम लोग मेथड देखते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं सिस्टम को, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब हमारा घरेलू वायरिंग सर्किट में लैम्प उसमें चमक कम है और मोटर जो है धीमी गति से चल रही है, उसमें क्या केस हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हो सकता है सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट यहाँ पे मौजूद हो, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सिस्टम अर्थिंग यूज़ किया अभी अपन देखें जनरेटिंग स्टेशन में लिया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर सब स्टेशंस में भी जो सब स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पर जो अर्थिंग होती है उसको हम सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया पृथ्वी प्रतिरोध माप की ये कौन सी विधि है। 2 इलेक्ट्रोड्स, इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगाना होता है और एक निश्चित दूरी के बाद हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। इस विधि को हम लोग बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर किया जा सकता है अर्थिंग थ्रू द इम्पिडेंस अर्थिंग करके हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। देखो अर्थिंग जो है प्लेट अर्थिंग तो ठीक है, ओके, प्लेट अर्थिंग तो अपन करते ही हैं, लेकिन अगर इसके साथ एक इम्पिडेंस या एक रेजिस्टेंस, एक निश्चित वैल्यू का रेजिस्टेंस वगैरह हम इसके साथ
ग्राउंड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पिडेंस अर्थिंग, ठीक है। तो ये जो अर्थिंग होती है क्या करती है, हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शंस होती है उसको दूर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये तो आपका रियल डायग्राम हुआ। इस तरीके से हम स्कीमेटिक डायग्राम या फिर क्या बोलना चाहिए हमको, सिंबॉलिक डायग्राम हम लोग ऐसा बनाते हैं अर्थिंग का, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पिडेंस अर्थिंग, ठीक है, जिसको जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्स इन द अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक में धारा उत्क्रम का क्या कार्य होता है। धारा उत्क्रम का क्या कार्य होगा, चेंजेस द डीसी सप्लाई इनटू द एसी सप्लाई। ये क्या करता है, डीसी आपूर्ति को एसी में बदलता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है कि गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होती है, हम ओवरहेड लाइन जब देखते हैं, ओवरहेड जब लाइन देखते हैं तो हमने देखा है कि ये जो है ना ऐसे मुड़े हुए होते हैं। बहुत सारी पतली पतली एल्युमिनियम की तारें होती हैं जिसको ऐंठ के जिसको स्टैंड बनाया जाता है, राइट। तो ये कैसे फ़ायदेमंद है सॉलिड जो कंडक्टर होता है उसकी तुलना में, तो इसका ऑप्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड स्टील लगाते हैं बीच में और स्टील के आसपास चारों ओर से एल्युमिनियम्स के कंडक्टर्स को क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से ऐंठा हुआ रखते हैं, स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर। और ACSR टाइप का स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, ठीक है, होता है इसका फुल फॉर्म ACSR यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड में AC की आपूर्ति करने का क्या कारण होता है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि इलेक्ट्रोलिटिक EMF इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, AC का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैगर पैमाने में देखिएगा पैमाना एक 0 रिप्रेजेंट करता है, एक इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा, इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता। ये बोल रहा है कि शून्य पर वो स्थिर नहीं होता। रीज़न क्या होती है, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की प्रॉब्लम, कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें प्रोवाइड नहीं होता। हम जानते हैं कि इसे भी मीटर के लिए 3 तरह के टॉर्क ज़रूरी होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में। डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होती है, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये जो है टोटल जीरो, एक या तो जीरो वैल्यू या तो फुल वैल्यू पे क्या करती है, पॉइंटर हमेशा रिफ्लेक्ट करती दिखेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है, किसके अनुपातिक हो जाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रेशियो ऑफ करंट ऑफ 2 कॉइल्स। कौन से किसके बारे में बात हुआ है, यहाँ पे बात हुआ है ओम मीटर के सुई के बारे में, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो सुई है मतलब ये इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क होती है जो ना, ये दो इसमें क्या होती है, कॉइल होती है, उन दोनों ही कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इन्हीं कॉइल के साथ ये क्या होती है, रेशियो में होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे I1 डिवाइड बाई I2, ठीक है। दो कॉइल है, दोनों कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसका अनुपातिक रेशियो अनुपात में होता है। कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पे काम करेगा प्रतिरोध परीक्षक, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फॉल एंड पोटेंशियल मेथड, क्योंकि हम इसी मेथड से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड कड़ा के एक रेफरेंस पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि अर्थ का कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग क्यों अलग होता है। सिस्टम अर्थिंग जो है इक्विपमेंट अर्थिंग से कैसे अलग होता है, ये पूछा गया। कैसे अलग होता है, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्यों होता है, क्योंकि यह धारावाहक चालकों से संबंधित होता है। धारावाहक चालकों का मतलब समझते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन पूरे सिस्टम को सप्लाई करने वाला अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें मैक्सिमम बहुत सारे मेजर डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर साइड को, राइट।
सिमिलरली यहाँ पर जब छोटे अर्थिंग मेथड्स देखते हैं जो कंज्यूमर साइट्स में किए जाते हैं, वो जो है उसमें जो करंट कैपेसिटी उसकी होती है एज़ कम्पेयर टू जनरेटिंग स्टेशन और द सब स्टेशन कम होती है। इन्हीं पे बेस्ड हमारा दो तरह का अर्थिंग सिस्टम होता है, एक इक्विपमेंट अर्थिंग होती है और दूसरा होता है सिस्टम अर्थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पेयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर रेंज होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि हमारे पास 5 मिली एम्पियर की धारा जो है 5 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर क्या होगा, पेनफुल शॉक जो है यहाँ पे फील होगा, एक झटका फील होगा। ठीक है, जब 20 मिली एम्पियर तक का करंट किसी में से फ्लो होता है तो फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। एल सीरीज टाइप के एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा गीज़र। ठीक है, गीज़र में हम लोग इंडक्टेंस लगाते हैं, एल लगाते हैं। ठीक है, सीरीज़ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है लास्ट सेकंड क्वेश्चन, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ता है। मेगर रीडिंग इन द डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन, जब सर्किट शॉर्ट होगी तो उस टाइम पे क्या दिखाएगा, कितना कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा, मेगर की बात कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि मेगर जो है ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं होने के कारण 0 या फिर इन्फिनिटी, 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई सर्किट जो है शॉर्टेड है तो शॉर्टेड होने का मतलब है यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 मेगा ओम। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है कि क्रिम्पिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, कि क्रिम्पिंग के फ़ायदे क्या हो जाएंगे। ये क्या करता है, लूज कनेक्शंस को अवॉइड करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये जो है इतने क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में देखे हैं अभी, वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन सिस्टम का। ठीक है, इसका पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।